रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। तो ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये आपको आपके ऑडिट में भी था, राइट? ऑडिट में है आपको ये पॉइंट। अब जो सिर्फ ग्रुप 1 वाला है उनको समझ में नहीं आएगा ये क्या चल रहा है, ऑडिट में ये क्या है, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको रिलेटेड पार्टी से समझा पाऊं क्या है। प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं, इट इज प्योरली थियोरेटिकल, इट इज प्योरली थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट इज रिलेटेड पार्टी? सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड खुद ही बोल रहा है हमको सिर्फ डिस्क्लोज करके दो, इसके अलावा और हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ क्या चाहिए, डिस्क्लोजर चाहिए, राइट? किसका डिस्क्लोजर चाहिए? रिलेटेड पार्टी का। अब एग्जैक्टली क्या ये क्यों बनाया गया? बहुत बार कंपनीज क्या करती है, किसी एक इंसान को एक प्रोडक्ट सस्ते में बेच देगी, सस्ते में बेच देगी, राइट? अब अगर उसको सस्ते में बेच रहा है तो सस्ते में देने का रीजन क्या है? हो सकता है वो रिलेटेड पार्टी हो। तो मेरे यूजर्स को पता होना चाहिए कि आप ये प्रोडक्ट इस इंसान को दे रहे हो और ये प्राइस कम करके दे रहे हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम वो पैसा छोड़ देते हैं और इधर बताते थे वेंडर्स को लॉस हो गया, राइट? तो अगर उसके थ्रू हो रहा है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि दैट इज अ रिलेटेड पार्टी। तो ये एएस बनाया गया सिर्फ ये बताने के लिए कि कौन सा रिलेटेड पार्टी है, राइट? तो ये रिलेटेड पार्टी में आपको क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं, तो मेजर पॉइंट्स क्या क्या है? तो मेजर पॉइंट्स इज मीनिंग, मेजर पॉइंट क्या है आपका? मीनिंग। सेकेंड मेजर पॉइंट आता है आपका रिलेशनशिप्स, कि कौन रिलेटेड है एग्जैक्टली क्या पता करना है। और तीसरा मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया आपको, डिस्क्लोजर। बस ये 3 पॉइंट्स में ये एएस खत्म। व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट? तो 3 चीजें हैं, कौन सी? मीनिंग, रिलेशनशिप्स एंड डिस्क्लोजर एंड फील एंड दिस एएस, राइट? तो 3 ही पॉइंट्स हैं। अब ये एएस का जो बाइफर्केशन था वो बहुत थोड़ा ऑड था, हर चीज की अलग अलग मीनिंग है। मैंने इसको हॉरिजॉन्टली कर दिया ये चार्ट में, राइट? अगर आप ये चार्ट गो थ्रू करोगे तो आपको सारी चीज समझ में आएगी। तो हम सबसे पहले मीनिंग समझते हैं, व्हाट इज रिलेटेड पार्टी? व्हाट इज अ रिलेटेड पार्टी? तो यहाँ पे वन पार्टी हु हैज कंट्रोल और पावर टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब कंट्रोल का मतलब क्या होता है और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, हम आगे देखेंगे धीरे धीरे, राइट? तो मैंने आपको बोला वन पार्टी हु हैज कंट्रोल और हैज द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर व्हाट? ओवर अदर पार्टी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब साल भर रिलेशनशिप रहना ऐसा जरूरी नहीं है। अगर पूरे साल में आपने एक महीना भी अगर उसके साथ रिलेशनशिप रखा है, मतलब वो चीज आपकी रिलेशनशिप डेफिनेशन बैठ रही है, तो आपको रिपोर्ट करना जरूरी है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं मेरा रिपोर्टिंग पीरियड 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 है, राइट? मान लेता है एक की मैनेजर पर्सन था मिस्टर ए, उसका कोई एक रिलेटिव था, ऑब्वियसली उसके रिलेटिव को हम रिलेटेड पार्टी बोलेंगे, राइट? तो अगर वो यहाँ पे था, यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे, और उसके बाद अब आप बोलोगे कि वो रिलेटिव नहीं है, तो मैं एंटरप्राइज की बात करता हूँ, लेट्स से होल्डिंग सब्सिडी की बात, राइट? ये 3 मैंने एक कंपनी में ए लिमिटेड, बी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी थी, लेकिन उसके बाद होल्डिंग निकाल दिया उसने, उसका जो इन्वेस्टमेंट था वो निकाल दिया, तो अब वो होल्डिंग नहीं है। लेकिन क्या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो होल्डिंग था? यस, दैट मींस इट वाज रिलेटेड, राइट? इट वाज रिलेटेड, तो हमको वो डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो यहाँ पे एट एनी पॉइंट वहां पे दिया है, तो हर पॉइंट का यहाँ पे मतलब आपको समझना है, राइट? तो व्हाट इज रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन? इट इज नथिंग बट वन पार्टी हु हैज कंट्रोल और पावर टू exercise significant influence. The keywords are control and significant influence at any point of time during the reporting period. कोई भी पॉइंट पे पूरे साल भर में अगर एक महीने से अगर आप होल्डिंग या सब्सिडरी भी थे, तो दैट मींस यू वर रिलेटेड टू ईच अदर, और अगर आप रिलेटेड थे तो फिर आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर? तो हमने यहाँ बता दिया। अब आपको मालूम कैसे पड़ेगा, कंट्रोल कैसे मिलेगा और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है। तो हाउ टू गेट अ कंट्रोल ओवर द पार्टी, कंट्रोल कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे पहला है तो होल्डिंग कंपनी, दैट इज वोटिंग पावर ऑफ मोर देन 50%। अगर आप 50% से ज्यादा में आ रहे हो वोटिंग पावर में, तो आप ऑटोमेटिकली होल्डिंग कंपनी बन जाते हो एंड यू हैव द कंट्रोल ओवर दैट, राइट? क्या होल्डिंग का सब्सिडी पे पूरा कंट्रोल रहता है। तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द होल्डिंग कंपनी, राइट? नेक्स्ट, पावर टू कंपोज, अगेन द कंपोज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द एंटिटी। अगर आपके पास कोई पावर है कि आप अगर बोलोगे कि इसको बीओडी में ले लो, इफ यू हैव द पावर टू कंपोज, मतलब किसको बाहर करना है किसको अंदर रखना है, ऑल्दो यू डोंट हैव द वोटिंग पावर, बट अगर आपके पास अथॉरिटी है टू मैनेज द बीओडी, बीओडी आपकी बात मानेंगे, ये पर्सन को बाहर करो, वो पर्सन को लेके आओ, अगर आपकी बात मान रहे, यू हैव द पावर टू कंपोज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द एंटिटी, एट दैट टाइम उसको बोलेंगे आपका कंट्रोल है, क्योंकि आप बीओडी अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको ही कंट्रोल हो ना पूरा, राइट? राइट। एंड द तीसरा इज वोटिंग पावर ऑफ 20% ऑन वोट। 20% ऑन वोट कहने से कि एसोसिएट्स में आके बैठा, अगर आप 20% ज्यादा आते हैं, क्या आप एसोसिएट्स में आते हैं? एसोसिएट्स का एएस याद है क्या आपको? 20 और जेबी का क्या था? 27।
ठीक है, ओके, तो थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए वैसे। चलिए, तो मैंने आपको क्या कहा, वोटिंग पावर ऑफ 20% और मोर। जब हम 20% और मोर बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, देयर इज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, राइट। तो कंट्रोल का उसने डेफिनेशन डिफाइन किया आपके सामने। कंट्रोल क्या है, एक तो वोटिंग पावर आपके पास मोर देन 50% आना चाहिए। 50% और मोर वोटिंग पावर आया मतलब आपके पास पूरा कंट्रोल है, राइट। और एल्स यू हैव द पावर टू कंपोज। कंपोज इज द कीवर्ड, राइट, कंपोज है। और तीसरा क्या बोला उसने, अगर आप 20% और मोर में भी आते हो तो भी आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो भी आपका कंट्रोल रहने वाला है, राइट। आगे एंड, ये एंड और नहीं है, 20% ज्यादा है और साथ में एक और चीज जरूरी है। एक और चीज क्या जरूरी है, यू हैव द पावर टू डायरेक्ट द फाइनेंशियल और द ऑपरेटिंग मैटर्स। अगर आपके पास 20% ज्यादा है और फाइनेंशियल मैटर्स में आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे वैसे करेंगे, ये चीज वैसे नहीं करनी चाहिए, ये चीज ऐसी करनी चाहिए, अगर आपका उस पर राइट है, इफ यू हैव द पावर कि आप उसको चेंज करवाओ डिसीजन को, दैट मीन्स आपका आपको आपके पास कंट्रोल है एंड इसलिए आप रिलेटेड पार्टी बन रहे हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट मीन्स कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। कंट्रोल के डेफिनेशन में उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए, प्लीज बताइए 3 पॉइंट्स कौन से हैं। सबसे पहले, वोटिंग पावर शुड बी 50% और मोर। सेकंड, कंपोज, राइट, यू हैव द पावर टू कंपोज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द एंटिटी। एंड थर्ड, वोटिंग पावर 20% और मोर मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया, एंड साथ में यू हैव द पावर टू डायरेक्ट द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग मैटर्स ऑफ द कंपनी। क्या ये कंट्रोल का डेफिनेशन समझ में आया? जब भी रिलेटेड पार्टी पे क्वेश्चन आएगा आपको ये कंट्रोल का डेफिनेशन नहीं, राइट, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन। तो आपको क्या क्या डिफाइन करना पड़ेगा, यू हैव वोटिंग पावर ऑफ 50% ऑफ मतलब होल्डिंग कंपनी बन जाओगे आप। यू हैव द पावर टू कंपोज, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंपोज। एंड तीसरा क्या है, 20% और मोर, और साथ में आपको क्या चाहिए, द पावर टू डायरेक्ट द फाइनेंशियल और द ऑपरेटिंग मैटर्स। इज द पॉइंट क्लियर? क्या ये कंपोज कंट्रोल का डेफिनेशन समझ में आया? तो अब एक बार फिर से ऊपर जाते हैं वापस मीनिंग में। व्हाट वाज द मीनिंग? मीनिंग क्या था, वन पार्टी हैज कंट्रोल और द पावर टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। कोई भी टाइम पे, अगर आपका रिपोर्टिंग पर 1 साल का या 6 महीने का है, उसमें 1 महीना ही सही अगर आप थे तो आपको उसको रिलेटेड पार्टी बोलना पड़ेगा, राइट। उसके बाद कंट्रोल का हमने डेफिनेशन पढ़ा। कंट्रोल में हमने 3 पॉइंट्स पढ़े, कौन से? वोटिंग पावर ऑफ 50% और मोर, द पावर टू कंपोज, राइट। एंड तीसरा क्या था, वोटिंग पावर ऑफ मोर देन 20% एंड द पावर टू डायरेक्ट द फाइनेंशियल और द ऑपरेटिंग मैटर्स। इज द पॉइंट क्लियर? पक्का? नेक्स्ट, अब आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हम किसको बोलेंगे? सबसे पहले पावर टू पार्टिसिपेट। मैंने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, वर्ड्स पे ध्यान दो। यहाँ पे मैंने बोला पावर टू डायरेक्ट, मतलब आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा चेयरपर्सन, राइट। आप उसका डिसीजन मेकिंग चेंज कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पावर टू पार्टिसिपेट, आप सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट। यू डोंट हैव द पावर टू डायरेक्ट, उसको ये नहीं बोल सकते तू ऐसा कर तू ऐसा कर, आप पार्टिसिपेट करो उनके डिसीजन मेकिंग में, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, दैट मींस आपका सिग्निफिकेंट, राइट। द फाइनेंशियल ऑपरेटिंग मैटर्स, द फाइनेंशियल एंड और ऑपरेटिंग मैटर्स, राइट। आगे, आपका इन्फ्लुएंस कब माना जाएगा, मतलब पावर टू पार्टिसिपेट कब माना जाएगा? तो फर्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ लॉ। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई इसको हमेशा बोर्ड मीटिंग में रखा करो, इसको बीओडी में एक मेंबर ले लो आप, इसको हमेशा रखा करो, इसको सिर्फ पार्टिसिपेंट दो, इसकी सुनो मत, इसको लेकिन पार्टिसिपेंट हर मीटिंग में आपको बिठाना है, इसको बात करना, राइट। दूसरा, एग्रीमेंट विद द शेयर होल्डर्स, मेरे शेयर होल्डर्स से मेरा एक एग्रीमेंट हुआ, राइट। शेयर होल्डर्स ने एग्रीमेंट करके दिया है कि ये पर्सन आपके बीओडी में मेंबर रहने वाला है। और तीसरा, वोटिंग पावर ऑफ, अब मैंने वर्ड क्या यूज किया, जनरली, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेगा। मैंने इसके पहले भी 20% वर्ड यूज किया था, राइट। 20% के साथ इफ यू हैव द पावर टू डायरेक्ट, एट दैट टाइम यू हैव द कंट्रोल, राइट। और मैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसमें बोल रहा हूं, जनरली 20% अगर आपके पास पावर रहता है जनरली, उसके साथ पावर टू डायरेक्ट नहीं है। आपको क्या मिला है यहाँ पे, 20% तो मिला ही है यहाँ पे, राइट। और साथ में और पावर क्या मिला है, पावर टू डायरेक्ट, ये दोनों चीज रही तो आपको कंट्रोल माना जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ जनरली 20% है और आपके पास पावर टू डायरेक्ट नहीं है, यू ओनली हैव द पार्टिसिपेशन पावर, आपके पास डायरेक्ट करने का पावर नहीं है, आपके सिर्फ पार्टिसिपेशन का है, तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा, ना कि कंट्रोल माना जाएगा। क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर है, राइट। अब मैंने जनरली 20% क्यों यूज किया, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आपको देगा गिव प्रेफरेंस टू क्वेश्चन, कभी कभार वो बोलेगा कि उसका आंसर 18%, he has 18% control, right, but he has the power to participate। तो क्या हम इसको बोलेंगे इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है? द आंसर इज यस। और कभी कभार बोलेगा 22% भी मना कर, वो बोलेगा कि हमारा 22% है, 22% है, बट ही डज नॉट हैव द पावर टू पार्टिसिपेट। मैंने बोल दिया भाई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पे डेफिनेशन बैठ ही नहीं रहा है फिर तो, क्योंकि पावर टू पार्टिसिपेट आना चाहिए, राइट। तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे? आप ये नहीं बोलोगे सर हमने 20% पढ़ा है, अभी इसका 22% तो इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया इसका 22%, बट ही डज नॉट हैव द पावर टू पार्टिसिपेट, एट दैट टाइम इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, राइट। सो हमने पावर टू मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में 3 पॉइंट्स देते हैं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में क्या बोल दिया हमने, एप्लीकेशन ऑफ लॉ, राइट। सेकंड, एग्रीमेंट विद द शेयर होल्डर्स, एंड थर्ड,
जनरली 20% और मोर, वोटिंग पावर ऑफ 20% और मोर। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? चल एक बार इसको साइड कर देते हैं, अब वापस से हम इसको पूरा रीड करते हैं। प्लीज बताइए हमने मीनिंग में क्या पढ़ा? इज वन पार्टी right has control or the power to exercise significant influence at any point of time during the reporting period, right? कंट्रोल रहना जरूरी है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। फिर मैंने कंट्रोल बताया और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बताया। अगर हमको कंट्रोल चाहिए, किसी भी कंपनी पे कंट्रोल चाहिए, तो उसके डेफिनेशन में तीन चीजें आ रही है। कौन सी तीन चीजें आ रही है? वोटिंग पावर ऑफ 50% or more, power to compose, right, the governing entity of the body, third, voting power of 20% and more, and the power to direct participate नहीं, direct the financial or the operating matters। यही पॉइंट क्लियर है? ये क्या माना जाएगा? कंट्रोल। अगर हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात करें, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो यू हैव द पावर टू पार्टिसिपेट। ये पावर कैसे मिलेगा आपको? पहला तो या तो गवर्नमेंट ने बोलना चाहिए, राइट, एप्लीकेशन ऑफ गवर्नमेंट, राइट। सेकंड, दूसरा एग्रीमेंट विद द शेयर होल्डर्स, एंड तीसरा क्या बोला मैंने आपको? जनरली 20% और मोर, वोटिंग पावर ऑफ 20% और मोर। लेकिन ये मैंने आपको नोट दिया है, क्वेश्चन प्रेफरेंस ऑफ क्वेश्चन को। कभी कभार वो 18% ही बोलेगा इट हैज द पावर टू पार्टिसिपेट, तो उसको बोल देना ठीक है, हम सेगमेंट इन्फ्लुएंस मान लेंगे, राइट। और अगर वो बोलता है इट डज नॉट हैव द पावर टू पार्टिसिपेट इवन इफ 22%, देन आल्सो हम क्वेश्चन को ही प्रेफरेंस देंगे और साथ में नोट भी लिख देंगे। जनरली 20% पे सेगमेंट इन्फ्लुएंस माना जाता है, बट इन द प्रेजेंट सिनेरियो क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा दिया तो हम नहीं मानते। ये नोट आपने हमेशा देना, राइट। सो व्हेनेवर रिलेटेड पार्टी एक क्वेश्चन पूछेगा तो आपने कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का रेलेवेंस देना ही देना। समझ में आ रहा है? पक्का? तो हमने इसका मीनिंग समझ लिया, राइट। सो वी आर डाउन विद द फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट समझ में आया। मैंने टोटल ये एस को तीन पार्ट्स में बांटा था। कौन से तीन पार्ट्स थे? मीनिंग, रिलेशनशिप्स एंड डिस्क्लोजर। मीनिंग समझ में आ गया आपको। मीनिंग में हमने अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग मीनिंग्स भी समझ लिए, राइट। वी स्टार्ट नाउ विद द रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स उसने बोला है पैरा 3। पैरा 3 में उसने 5 पॉइंट्स दिए, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। मैं पहले सीधा सीधा सी पे आता हूं भैया, फिर हम पहले डी से स्टार्ट करते हैं। डी वाला इजी है, राइट। पहला डी वाला इजी है। व्हाट इज की? केएमपी। केएमपी इज की मैनेजरल पर्सनल बोलते हैं, नॉर्मली उसको पर्सनल बोलते हैं, केएमपी, राइट। तो मैंने बोल दिया की मैनेजरल पर्सन। आपको याद आ रहा होगा हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेक्शन 197 198 देखा था, मैनेजरल रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में हमने तीन लोगों को एक्स्ट्रा पावर्स बोले थे, राइट। डब्ल्यूडीडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर। ये तीन लोगों को मैंने बोला था ये आपके की मैनेजरल पर्सनल रहने वाला है। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन है, राइट। हु आर द की मैनेजरल पर्सन फॉर यू? नॉर्मली तो आप बोलोगे होल टाइम डायरेक्टर, द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द मैनेजर, राइट। नॉर्मली दे आर नोन एज द की मैनेजरल पर्सन प्लस उनके रिलेटिव्स। अब ये की मैनेजरल पर्सन कैसे बनता है? की मैनेजरल पर्सन? सो दे हैव द पावर and responsibility of PDC. They have the power and responsibility of PDC. What is PDC? Planning, direct and control. You have the power to plan, you have the power to direct and you have the power to control, right? तो ये ना यहाँ पे क्लियर लिख दिया, power and responsibility। उनकी responsibility कि यहाँ पे planning भी आपको करनी है, direction भी आपको देखना है और control भी आपको ही करना है, right? At that time you will be termed as KMP. What is KMP? Key Managerial Personnel। वो तो है ही related party, right? मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं इनको की मैनेजरल पर्सन को सैलरी पे कर रहा हूं, क्या मुझे ये अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा? यस, ये डेफिनेशन में आ रहा है, ये रिलेशनशिप है, ये रिलेटेड पार्टी है, ये डेफिनेशन में आ रहा है। दैट मींस एनीथिंग व्हिच यू आर पेइंग टू केएमपीएस शुड बी रिपोर्टेड सेपरेटली, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है क्या? इफ यू आर गिविंग एनीथिंग टू देम प्लस अगर उनके रिलेटिव्स को भी दिया जा रहा है तो भी ये रिलेटेड पार्टी ही माना जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर, राइट। सो हमने डी पॉइंट में पढ़ लिया। डी पॉइंट में क्या आ रहा है? केएमपी। डी पॉइंट में क्या आ रहा है? पैरा 3 में केएमपी, दैट इज द की मैनेजरल पर्सनल। कैसे बनता है की मैनेजरल पर्सनल? यू हैव द पावर एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पीडीसी। व्हाट इज पीडीसी? प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। इज द पॉइंट क्लियर? यहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बैठते हैं, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यहाँ नहीं बैठते हैं। क्लियर पॉइंट? जो पार्ट टाइम रहते हैं, जो आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रहते हैं, वो इसमें नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? अब रिलेटिव्स के डेफिनेशन में उसने बोल दिया स्पाउस, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर। 7 लोग आपके रिलेटिव्स कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? इसके अलावा अगर कोई रहता है चाचा का बेटा, वो नहीं चलेगा, राइट। रिलेटिव्स में उन्होंने 7 लोगों को डिफाइन किया है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस, ओके। अब आते हैं सी। तो हमने पैरा डी हमने कवर कर लिया, राइट। पैरा 3C पे आते हैं। व्हाट इज 3C? इंडिविजुअल, आइडियली अ शेयर होल्डर। इंडिविजुअल कोई एक शेयर होल्डर जो मेरा है, who controls or has significant influence। अब वो आपको देके रखेगा,
कंट्रोल का डेफिनेशन पढ़ा था क्या हमने, बताओ तो। वोटिंग पावर ऑफ 50% और मोर। नेक्स्ट, पावर टू कंपोज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द एंटिटी। नेक्स्ट, 20% और मोर एंड द पावर टू डायरेक्ट द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग, राइट। तो आपका कंट्रोल है, अगर कोई शेयर होल्डर का कंट्रोल है या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ये कैसे मिलता है? सबसे पहले पावर ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन इज द वर्ड, राइट। और ये पावर कैसे मिलेगा? गवर्नमेंट, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ लॉ, राइट, एग्रीमेंट विद शेयर होल्डर। तीसरा, जनरली वोटिंग पावर ऑफ 20% और मोर। अगर आपके पास कोई इंडिविजुअल के पास, इंडिविजुअल पैरा 3C में आ गया, राइट। 3D में क्या है? 3D में क्या आया था? KMP। 3C में क्या आ रहा है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब आइडियली शेयर होल्डर, राइट। और अगर उसका कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो ये रिलेटेड पार्टी है, और प्लस उसके रिलेटिव्स, अगेन रिलेटिव्स की डेफिनेशन में सेम आ रहा है। तो रिलेटिव्स मैंने दो बार जोड़ दिया, 3C में और 3D में। 3C क्या था? 3C इंडिविजुअल। 3D क्या था? KMP। इज द पॉइंट। अब आते हैं हम ऊपर 3A और 3B। व्हाट इज 3A? एंटरप्राइज अदर देन इंडिविजुअल, मतलब 3C को छोड़ के। 3C में इंडिविजुअल थे ना, तो यहाँ पे एंटरप्राइज की बात कर रहा हूं, विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडीज, which directly or indirectly through subsidies control or are controlled or under common control of reporting entity। अब इसका मतलब क्या होगा? जैसे मैं आपको बोल दूं, ये A है, ये B है। A holds 90% of B, 90% of B। क्या A और B रिलेटेड पार्टी है? यस, क्योंकि A होल्डिंग कंपनी है और B के लिए B सब्सिडरी कंपनी। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं A के पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो A बोलेगा B इज माय सब्सिडरी, सो इट इज रिलेटेड, तो B लिमिटेड इज रिलेटेड पार्टी, राइट। और अगर B के पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं, मैं बोलूंगा A इज रिलेटेड पार्टी बिकॉज A इज होल्डिंग कंपनी, राइट। और मैं आपको बोल रहा हूं B ने इन्वेस्ट किया है 50% इन C, 50% इन C, राइट। अब मुझे बताओ, क्या A C को भी कंट्रोल कर पाएगा? कंट्रोल कर पाएगा। चलो एक काम करते हैं, इसको 60% कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। 60%। अब मुझे बता सकते हो A का C के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या कंट्रोल है? अच्छे सोच के बताओ, मुझे कोई जल्दी नहीं। कंट्रोल के लिए तीन चीजें रहती हैं जरूरी है। क्या तीन चीजें थी बेटा? वोटिंग पावर ऑफ 50% और मोर। नेक्स्ट, पावर टू कंपोज, मैंने बताया नहीं आपको पावर टू कंपोज है या नहीं है। थर्ड, 20% और मोर एंड पावर टू डायरेक्ट। पावर टू डायरेक्ट मैंने बोला नहीं अब तक। तो मैं फर्स्ट पॉइंट पर अटका हूं, मेरा होल्डिंग तो कुछ है नहीं, राइट, होल्डिंग नहीं है, लेकिन इसका 60% है। 90% ऑफ 60 कितना होता है? अल्टीमेटली मैं इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी 54% उसमें रख रहा हूं, मतलब कहना है मेरा कंट्रोल है उसके ऊपर, बिकॉज आई एम होल्डिंग मोर देन 50%। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली मेरा कंट्रोल बन जाता है इसके ऊपर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? राइट। तो इस तरह हम ये चेक करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, विच डायरेक्टली मतलब होता है यहाँ पे मैं बी को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा हूँ, राइट, और सी को इनडायरेक्टली थ्रू अ सब्सिडरी में कंट्रोल कर रहा हूँ। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? राइट। तो यहाँ पे वर्ड क्या दिया है? एंटरप्राइज अदर देन इंडिविजुअल में, विच डायरेक्टली मैं डायरेक्ट कंट्रोल करूंगा बी को, या फिर इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी मैं सी को भी कंट्रोल करूंगा, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, राइट। थ्रू सब्सिडरी कंट्रोल और आर कंट्रोल्ड, जैसे बी बोलेगा कि हाँ मैं कंट्रोल हो रहा हूं, ए कंट्रोल कर रहा है, राइट, और कंट्रोल और अंडर कॉमन कंट्रोल, ए दोनों को कॉमनली कंट्रोल कर रहा है, राइट, ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? राइट। तो मैंने एक डेफिनेशन स्टडी कर लिया, अब हमने 3ABC पढ़ लिया। प्लीज बताइए व्हाट इज ए? एंटरप्राइज अदर देन इंडिविजुअल, राइट। तो आपका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल थ्रू सब्सिडी रहना चाहिए, राइट। ये हो गया 3A में। 3C में हमने क्या पढ़ा? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स नॉर्मली अ शेयर होल्डर, राइट, और उसके रिलेटिव्स, राइट। डी में हमने क्या पढ़ा? KMP और उनके रिलेटिव्स। समझ में आ रहा है? KMP कैसे बनेगा? कोई भी, you have three things, PDC, you have the power to plan, direct and control। समझ में आ रहा है? KMP, राइट। अब हम आते हैं 3B पे। व्हाट इज 3B? 3B बोलता है अगर आप एसोसिएट्स या जॉइंट वेंचर में आते हो या फिर वाइस वर्सा, तो आप रिलेटेड पार्टी कहलाओगे। हाउ विल आई बिकम एन एसोसिएट? इफ आई होल्ड मोर देन 20%, इसका मतलब मेरा कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? सिग्निफिकेंट। मतलब अगर आप कोई कंपनी के एसोसिएट हो, राइट, हाँ, अगर मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया या आपने, या फिर हम दोनों एक दूसरे रिलेटेड पार्टी बन जाते हैं, राइट, तो हम दोनों एक दूसरे को रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। मैंने 25% होल्ड किया, 25%, राइट, एट दैट टाइम वी विल बी टर्म्ड एज रिलेटेड पार्टी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो हमने ए बी सी डी पढ़ लिया। प्लीज बताइए ए बी सी डी क्या क्या पॉइंट्स थे? ए वाज
enterprise other than individual. B, associates and joint venture. C, individual. And fourth, क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? अब अगर आप ये 3 A B C D का रेफरेंस दोगे ना तो एग्जामिनर खुश होकर आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा ही देगा। ऑल्दो थ्योरी है, राइट? थ्योरी में अगर आप की पॉइंट्स नोट डाउन करते हो और अगर आप ये सेक्शन ये दे देते हो पैरा 3A 3B 3C 3D तो वो 1 मार्क तो एक्स्ट्रा देगा आपको, ये बात तो फर्स्ट समझ में आ रहा है। तो रिलेशनशिप्स हमने पैरा 3 में देखा, पैरा 3 में हमने 3A 3B 3C 3D देख लिया, राइट? आगे क्या बात करते हैं? ई में क्या बोल रहा है? एंटिटीज विच आर अंडर कंट्रोल, yes, which are under control or influence of persons defined in 3C और 3D। वो क्या बोल रहा है? अगर 3C में कौन है? इंडिविजुअल, राइट? जैसे मान लेते हैं ए लिमिटेड में एक शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स, राइट? और इसका इसके ऊपर कंट्रोल है। क्या रिलेटेड पार्टी? यस। क्या ये शेयर होल्डर तो हमारे पैरा 3C में आ रहा है, राइट? और इसका ही मिस्टर एक्स का बी लिमिटेड में ये है, क्या बोलते हैं, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस है इसका, मतलब 20% से ज्यादा होल्डिंग है। तो क्या ये भी रिलेटेड पार्टी कहलाएगा? आंसर है क्योंकि ये 3C और 3D के डेफिनेशन में आ रहा है। मतलब अगर कोई पर्सन 3C या 3D में आ रहा है, 3C या 3D में आ रहा है और उनका इन्फ्लुएंस किसी और कंपनी पे है तो वो कंपनी में मेरी रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? तो इस तरह उन्होंने रिलेटेड पार्टी को डिफाइन किया। क्या बोला उसने? एंटिटीज विच आर अंडर कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ऑफ पर्संस डिफाइंड इन पैरा 3C और 3D। अगर आप 3C में कौन था? इंडिविजुअल। 3D में कौन था? KMP। अगर KMP का या इंडिविजुअल जो पर्सन हमारे कंट्रोल हमारे साथ रिलेटेड है, अगर उनका किसी कंपनी पे कंट्रोल है या उसी किसी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो पार्टी भी इनडायरेक्टली मेरा रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर? सो वी हैव 5 डेफिनेशन A B C D E। एक बार डिफाइन करता है, जल्दी बताइए। ए क्या था? एंटरप्राइज अदर देन इंडिविजुअल, राइट? कैसे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी आर कंट्रोल्ड, यस, कंट्रोल और आर कंट्रोल्ड और आर अंडर कॉमन कंट्रोल, राइट? एक बार फिर से एंटरप्राइज अदर देन इंडिविजुअल में कौन क्या क्या है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी, कंट्रोल और आर कंट्रोल्ड और आर अंडर कॉमन कंट्रोल, राइट, ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। तो ये सब आपके 3A में आएंगे। व्हाट इज 3B? एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर एंड वाइस वर्सा, राइट? 3C इंडिविजुअल और शेयर होल्डर प्लस रिलेटिव्स में 7 लोग। कौन कौन? स्पाउस, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, गॉड। समझ में आ रहा है? ये 7 लोग। 3D पे आ गए। 3D पे क्या था? KMP क्या है? की मैनेजरियल पर्सन। कैसे बनता है कोई भी KMP? पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल, PDC, राइट? और नॉर्मली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है। नॉर्मली KMP में 3 लोग आते हैं, WTD, मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट? आइडियली प्लस उनके रिलेटिव्स, राइट? और 3E ने क्या कहा? अगर आप 3C या 3D में आते हो और आपका अगर कोई इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है तो वो सामने वाली पार्टी भी हमारी रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। क्या पॉइंट क्लियर है? तो वी आर डन विद 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या था? मीनिंग, डेफिनेशन, राइट? सेकंड पॉइंट क्या था? रिलेशनशिप। वापस आते हैं मीनिंग। बार बार रिवाइज करेंगे तो ये चीजें हमको अभी से लर्न हो जाएगी, राइट? वापस आते हैं मीनिंग से हम स्टार्ट करते हैं। वन पार्टी, राइट, हैज कंट्रोल और पावर टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। कंट्रोल को डिफाइन करते हैं। voting power of 50% or more. Second, power to compose the governing entity, governing body of the entity. Third, voting power of 20% or more, and the power to direct the financial or the operating matters, right? उसके बाद significant influence पे आता है। significant influence का important point क्या है? Power of participation, not power of direction, right? Power of participation ये कैसे मिलेगा? एक applying by law, right? Application of law. Second, agreement to shareholders, agreement with shareholders, and third, generally 20% or more voting power, right? लेकिन मैंने आपको बताया ये वाले पावर में एक नोट है अपने पास, रेफरेंस किसको देंगे? क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से आप पढ़ेंगे। क्या पॉइंट क्लियर है? देन हम रिलेशनशिप में आ गए। रिलेशनशिप में हमने पैरा 3 देखा, पैरा 3 में 3A B C D E देखा। वापस से ए की बात करेंगे। ए क्या था? एंटरप्राइज अदर देन इंडिविजुअल्स, राइट, हु आर हैविंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल थ्रू सब्सिडरी और आर कंट्रोल और आर अंडर कॉमन कंट्रोल ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, राइट? 3B में आएंगे। 3B में क्या था?
associates and joint ventures and vice versa. 3C में क्या था? इंडिविजुअल्स और शेयर होल्डर्स प्लस रिलेटिव्स. नेक्स्ट 4 में क्या था? केएमपी कैसे बनता है? पीडीसी से. पीडीसी क्या है? पावर ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल, राइट, प्लस उनके रिलेटिव्स. और पैरा 3 में एंटिटीज एंटिटीज का क्या है? covered under para 3C and 3D who have the influence on someone and that time that will also be termed as related party. क्या ये रिलेशनशिप का डेफिनेशन समझ में आ गया सबको? पक्का लिख पाओगे क्या? गुड. ये इतने सारे नोट्स बनाने का कुछ तो फायदा हुआ. ओके, तो उन्होंने एक बार ये भी बोल दिया है कि किसको आप रिलेटेड पार्टी नहीं बोलोगे. अ कॉमन डायरेक्टर, अ कॉमन एजेंट, एजेंट थ्रू अगर सप्लाई हो रहा है, सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट. ऑल्दो गवर्नमेंट का आपके पास पूरा रहता है, गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं तो नहीं, फिर भी उसको कंट्रोल नहीं बोलेंगे. समझ में आ रहा है क्या? अगर उसने बोल दिया कि नहीं आप ये नहीं करना तो ऑब्वियसली नहीं करना पड़ेगा. अगर गवर्नमेंट बोलता है, लेकिन उसको हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है इसके, राइट. तो गवर्नमेंट को हम नहीं बोल सकते हैं. ट्रेड यूनियन एम्प्लॉइज क्या कैसे आएगा पार्टिसिपेशन? तो मैं वही बोल रहा हूँ, इसको रिलेटेड पार्टी नहीं बोलेंगे. ऐसा तो गवर्नमेंट का हर कंपनी पे, तो सबको डिस्कस करूं क्या? गवर्नमेंट तो हर कंपनी को कंट्रोल कर सकती है ना, कि नहीं आज से ये कंपनी बंद, आज से ये कंपनी ये यहाँ पे फैक्ट्री नहीं डालेगी, उधर फैक्ट्री डालना. गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, राइट. इसका मतलब सब पे इन्फ्लुएंस है ना. फिर ये तो कॉमन इन्फ्लुएंस है ऑल ओवर इंडिया, हम सब पे डिस्क्लोज करेंगे या नहीं? तो गवर्नमेंट इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी. समझ में आ रहा है? ऑल्दो उसका इन्फ्लुएंस सब पे रहेगा, बट इट इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी. मेरे कस्टमर्स, मेरे एजेंट्स, मेरे सप्लायर्स, ट्रेड यूनियन मतलब एम्प्लॉइज, राइट, ट्रेड यूनियंस एंड प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस. जस्ट बिकॉज बैंक ने मुझे लोन दिया है और मैंने उसको बोल दिया ठीक है आप मेरी मीटिंग में आके बैठ जाना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज बैंक ने लोन दिया और मैंने बोला ठीक है आप मेरी मीटिंग में आके बैठना, हम जो कर रहे हैं तो सुनना डज नॉट मीन ही इज अ रिलेटेड पार्टी. समझ में आ रहा है? ऑल्दो उसको पार्टिसिपेशन दिया, मैंने उसको बोला ठीक है तू मीटिंग में आके बैठ, बट ही इज जस्ट अ प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस. वो सिर्फ अपने पैसों को सेफ रखना चाहता है कि हमने जो तुमको लोन दिया तुम बराबर जगह लगा रहे हो क्या? मालूम पड़ा लोन लेके भाग गया या लोन सिर्फ लॉस में लगा रहे, तो हम सिर्फ मीटिंग में बैठेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे बैठना दो. Although they are attending the meeting, but they don't have the power to control or they don't have any significant influence. At that time, it will not be termed as related party. Is the point clear? तो यहाँ पे कौन-कौन नहीं आएगा? हम नॉर्मली ये डायरेक्टर को वर्ड हटा देते हैं. एजेंट, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन, पावर्स ऑफ फाइनेंस. नहीं आ सकता है, मतलब वो कॉमन डायरेक्टर से, मतलब नॉर्मली वो बोलते हैं ना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, राइट, जिनका होल्डिंग कुछ नहीं रहता है, दे डोंट अटेंड, वो सिर्फ नाम के लिए डायरेक्टर्स हैं, राइट. एट दैट टाइम उसको हम कॉमन डायरेक्टर्स बोल देते हैं. जनरली ये वर्ड नहीं आता है, बट एजेंट, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस. अब इनके ऊपर वो क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? एक सप्लायर है जो एक एम्प्लॉय का रिलेटिव है, और क्योंकि वो एम्प्लॉय से कनेक्टेड था तो उसने अपने को सस्ते रेट में दे दिया. इज ही अ रिलेटेड पार्टी? नो, ही इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी, क्योंकि एम्प्लॉय का मेरे कंपनी में कोई कंट्रोल नहीं था. समझ में आ रहा है? एम्प्लॉय के थ्रू, अब एनीवेज अगर वो सस्ते में दे रहा है एक बार, राइट, अगर उससे सस्ते में मैंने किसी और से ले लिया मेरे बार्गेनिंग पावर की वजह से, तो इट डज नॉट मीन रिलेटेड पार्टी. ये बार्गेनिंग पावर था, राइट. तो ये रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में आता नहीं है. सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये रिलेटेड पार्टी है क्या, बाद में आगे की बात करो ना. समझ में आ रहा है? हाँ, अगर ये केएमपी का रिलेटिव रहता, उसके थ्रू आता, तो केएमपी खुद रिलेटेड पार्टी है और उसका रिलेटिव भी हमारा है, राइट, और उसके थ्रू सस्ते रेट में आ रहा है, उसके थ्रू हम किसी और को सस्ते रेट में दे रहे हैं, तो वो टाइम पे वो रिलेटेड पार्टी है. इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? राइट. तो मैंने कौन रिलेटेड पार्टी नहीं है ये भी बता दिया आपको. गवर्नमेंट रिलेटेड पार्टी नहीं है, कस्टमर्स, डायरेक्टर्स, ट्रेड यूनियन, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, ये सब रिलेटेड पार्टी नहीं है. क्लियर? ओके. अब बात करते हैं डिस्क्लोजर की. डिस्क्लोजर्स, तो डिस्क्लोजर्स में मैंने आपको बताया 2 पॉइंट्स. क्या है? ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट एंड नो ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द रिलेशनशिप. मतलब ऑल्दो रिलेशनशिप में थे लेकिन ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, राइट. मान लेते हैं A to B, B to C, मतलब A has a holding in B and B has a holding in C. समझ में आ रहा है? और वहां पे कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं. हमने बोल के रखा हाँ ये रिलेटेड पार्टी है, लेकिन A ने C को कभी कुछ भेजा ही नहीं. फिर मैं क्या डिनोट क्या करूं? कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ ना उसके बीच, राइट. तो आपको फिर कुछ डिस्क्लोज करना है या नहीं करना है वो बात. तो पहले मैं बात कर रहा हूँ ट्रांजैक्शन हुआ है, कुछ तो ट्रांजैक्शन हुआ. तो ट्रांजैक्शन आप क्या क्या डिफाइन करोगे? तो आपको 7 चीजें डिफाइन करनी पड़ती है. मैंने ऑल्दो 3 में लिखा है, लेकिन आपको 7 चीजें डिफाइन करनी पड़ती. क्या ये 7? ड्यूरिंग रिलेशनशिप, राइट. क्या लिखा मैंने यहाँ? नेम एंड रिलेशनशिप, ये दो हो गए. नेम एंड रिलेशनशिप विद रिलेटेड पार्टी. आपका नाम क्या है और आपका क्या रिलेशन है? पहला नाम और उसका रिलेशनशिप, ये दो बहुत इजी पॉइंट है, ये डिस्कस करना पड़ेगा. नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, द वॉल्यूम एंड द एलिमेंट. नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, आपने क्या बेचा, कितना बेचा, क्या रेट में बेचा. नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, राइट, आपने क्या बेचा,
कितना बेचा, वॉल्यूम कितने में बेचा, वेदर इट वाज नॉर्मल प्राइस और वेदर इट वाज एबनॉर्मल प्राइस। अब अगेन ये पॉइंट को लेके एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा आपसे, क्वेश्चन ये करेगा कि की मैनेजल पर्सन का एक रिलेटिव है और रिलेटिव को मैंने माल बेचा, जो मार्केट प्राइस है ना वही रेट में बेचा मैंने, क्या इसको डिस्क्लोज करना जरूरी है? मैंने उसको नॉर्मल मार्केट प्राइस में बेचा, कोई डिस्काउंट नहीं दिया मैंने, ऑल्दो रिलेशन बताया उसने, अरे यार आपका जो डायरेक्टर है, जो आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मैं उसके रिलेशन में हूँ, चलो उसका बेटा ही है, और उसको बोला ठीक है भाई तू बेटा होगा, लेकिन मैं तुझे मार्केट प्राइस पे दूंगा, इसको डिस्क्लोज करना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों? रिलेटेड पार्टी है, मैंने आपको पहले ही बोला, यहाँ पे नॉर्मल हो या एबनॉर्मल, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप रिलेटेड पार्टी हो तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? राइट, तो व्हाट यू डिस्क्लोज, अगेन यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ गए, ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम एंड एलिमेंट। राइट, मे इट बी नॉर्मल, मे इट बी एबनॉर्मल, आपको डिस्क्लोज करना ही है। अगर आप रिलेटेड पार्टी हो तो यू नीड टू डिस्क्लोज, मे इट बी एट द मार्केट प्राइस आल्सो, या इवन मोर देन दैट और इवन लेस देन दैट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा सस्ते में बेचना, कभी कभी हम रिलेशन में ज्यादा में बेच देते हैं, राइट, वो भी डिस्क्लोज करो। समझ में आ रहा है पॉइंट ये? एंड तीसरी चीज है, उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, बैड डेट से यार कोई डिस्काउंट है क्या? अगर कोई उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जैसे हमने बेच दिया तो बेचा और सालों साल पैसे नहीं आए, मैं मांग भी नहीं रहा उससे, तो आर देयर एनी आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस? और क्या फिर कुछ बैड डेट से आपने कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है क्या उसको? ये चीजें हमको रिनोट करनी है। समझ में आ रहा है? सो व्हाट टू डिस्क्लोज, द नेम एंड द रिलेशनशिप, द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम एंड एलिमेंट, मे इट बी नॉर्मल, मे इट बी एबनॉर्मल, इज देयर एनी आउटस्टैंडिंग बैलेंस और बैड डेट्स और एनी अदर डिस्काउंट, इज द पॉइंट क्लियर? राइट, वी नीड टू डिस्क्लोज अगर ये ट्रांजैक्शन हुआ है तो, राइट, अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, राइट, एंड इफ द रिलेशनशिप इज ड्यू टू कंट्रोल का डेफिनेशन याद आ रहा है? 3 पॉइंट्स थे, होल्डिंग पावर ऑफ 50% और मोर, सेकंड पावर टू कंपोज, थर्ड होल्डिंग पावर ऑफ 20% और मोर, एंड द पावर टू डायरेक्ट द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लॉस। क्लियर? और अगर ऐसा है और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो सिर्फ नेम एंड रिलेशनशिप देके खत्म कर, आपको और कुछ डिस्क्लोज नहीं करना है। एंड इन अदर केसेस, मतलब अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो कोई डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। इज द पॉइंट क्लियर? एक लास्ट पॉइंट, नो डिस्क्लोजर्स फॉर, किसके लिए डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा? इट इज अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ बिजनेस, सॉफ्टवेयर डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। एंड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर कोई आइटम एलिमिनेट हो गया, जैसे हम बोलते हैं सेट ऑफ हो गया, तो आइटम को वापस से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है अगर वो सीएफएस बना रहे हैं तो, राइट। सो इन सीएफएस द आइटम्स या ट्रांजैक्शंस व्हिच आर एलिमिनेटेड एंड इफ इट इज अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ बिजनेस, एट दैट टाइम वी डोंट नीड टू डिस्क्लोज। तो ये चीजें 2 पॉइंट मैंने बता दिया, ये डिस्क्लोजर में नहीं आएंगे। कई पॉइंट क्लियर है? अगेन ये एथिक्स ऑफ बिजनेस में कुछ डिफाइंड नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस देके छोड़ दिया आपको, राइट। अगर ये अगेंस्ट में आया तो आप डिस्क्लोज मत करो। तो ये सारे पॉइंट्स हैं और यहाँ पे आपका ये नहीं खत्म नहीं है, ये ऑब्वियसली हम क्वेश्चंस करेंगे, ये क्वेश्चंस रीड आउट करेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में ऑल्दो मैंने ये देखो ये सब बनाया आपके लिए, कुछ नोट्स बनाया मैंने आपके लिए, आई हैव मेड सम नोट्स जिसके अंदर सब क्वेश्चन आंसर्स हैं, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि ये आंसर्स पे फोकस नहीं करना, आपको आपके कीवर्ड्स मैंने बताया है, राइट। आपको कंट्रोल का डेफिनेशन हमेशा देना है, राइट। आपको रिलेशनशिप्स या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, रिलेशनशिप में 3ABCDE ये मैंने आपको सिखाया है, वो रेफरेंस देना है। और डिस्क्लोजर में क्या आएगा, तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको वो रेफरेंस देना है, राइट। प्लीज ये आंसर पे फोकस नहीं करना, आंसर्स अपने मैंने आपको ऊपर दिया, वो चार्ट में सब कुछ है, क्लियर है? एक बार रिवाइज करें पूरा, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। तो 3 पॉइंट्स थे हमारे एएसएटी में, ओनली 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कौन सा? मीनिंग, डिस्क्लोजर एंड रिलेशनशिप, राइट। हमने ये पॉइंट देखा, मीनिंग, रिलेशनशिप एंड डिस्क्लोजर, राइट। पहले मीनिंग की बात करते हैं। वन पार्टी हैज कंट्रोल और power to exercise significant influence at any point of time during the reporting period, right? Control, significant influence and at any point of time, control की बात करते हैं। control 3 points, voting power of more than 50%, power to compose the governing body of the entity, voting power of 20% or more, and power to direct the financial and or corporate operating matters, right? Second part, significant influence, power of participation in what? Same in the financial and or operational matters, right? Power कैसे मिलेगा? Yes, government application या फिर application of law, agreement with shareholders, generally voting power of 20% or more, give preference to question. उसके बाद हम आते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप पैरा, प्रेफरेंस टू क्वेश्चन, मतलब कभी कभार हमने जनरली 20% बोला है, राइट। वो आपको ऐसा बोल देगा ए होल्ड्स 18%, तो हमारी डेफिनेशन में नहीं आ रहा, लेकिन फिर वो आगे क्वेश्चन बोल देगा he had the significant influence and he had the power of participation,
वो खुद बोल रहा है 18% पे पावर ऑफ पार्टिसिपेशन, फिर मैं मना कैसे करूं उसको? हमने तो पढ़ा है 20% का रूल, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 18% पे पावर है, तो मानेंगे ठीक है, तू सही है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है। ऑल्दो विल मेक अ नोट, generally significant influence, that is power of participation, is counted at 20% or more, but as per the given question it is 18% and it is given it has significant influence, and that's why we are concerning this as related party। समझ में आ रहा है? तो ये डेफिनेशन आपको देना पड़ेगा, जनरली 20%, लेकिन मैंने आपको बोला क्वेश्चन को प्रेफरेंस देना, क्वेश्चन ही सब कुछ है। समझ में आ रहा है? इसके बाद हम रिलेशनशिप में आ गए, रिलेशनशिप पैरा 3, उसके बाद हमने ए बी सी डी ई देखा, राइट? हम ए से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए? Enterprises other than individual having direct or indirect control through subsidiaries or are controlled or are under common control of the reporting entity। क्लियर? ये हो गया एक। दूसरा एसोसिएट्स एंड जेवी, ये किसमें था? 3B, 3B में था। तीसरा इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल्स या फिर शेयर होल्डर एंड रिलेटिव्स। फिर अब इंडिविजुअल कैसे क्या बन जाएगा हमारे पास? कैसे बन जाएगा वो? he has the control or the significant influence, हमने ऑब्वियसली देखा है ऊपर, कंट्रोल या significant influence रहना चाहिए रिलेटेड पार्टी के लिए। उसके बाद अब आगे पढ़, राइट? वो मीनिंग में आना चाहिए, तो ही तो रिलेशनशिप हम डिफाइन कर पाएंगे, राइट? उसके बाद ये होने के बाद एक मिनट, रिलेटिव्स में कौन कौन है पहले वो तो? स्पाउस, फादर, मदर, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, राइट? ओके, आगे आता है केएमपी पे, 3D। 3D इज केएमपी, केएमपी की मैनेजरियल पर्सनल। एक केएमपी बनने के लिए क्या होना पड़ता है? पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट? ये प्लस रिलेटिव्स, प्लस रिलेटिव्स, नॉर्मली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यहाँ पे नहीं आते, राइट? फिफ्थ पॉइंट क्या था? entities which are covered under 3C, para 3C and 3D and have control or influence on some other entity, at that time वो entity भी related party कहलाएगी, right? तो 3ABCD कंफर्म क्लियर हो गया पूरा, right? नॉट रिलेटेड पार्टी कौन से कुछ भी थोड़े बहुत याद है? कॉमन एजेंट्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, ट्रेड यूनियंस, गवर्नमेंट, राइट? तो प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, जस्ट बिकॉज बैंक ने लोन दिया है वो आके हमारे हमारे मीटिंग में आके बैठा है, डज नॉट मीन ही हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन दैट, राइट? नेक्स्ट ये हो गया। उसके बाद हमने सीखा डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में दो पॉइंट्स थे, ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट ड्यूरिंग रिलेशनशिप एंड नो ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट, राइट? अगर ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट हुआ है तो सात चीजें, नेम एंड रिलेशनशिप, राइट? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम एंड एलिमेंट, मेड बी नॉर्मल, मेड बी एबनॉर्मल, आपको देना ही पड़ेगा, राइट? एंड तीसरा आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस एंड क्रेडिट्स और एनी अदर डिस्काउंट्स गिवन, राइट? इफ देयर इज नो ट्रांजैक्शन, मैंने आपको बताया, एक अगर आप डायरेक्ट कंट्रोल वाले हो या फिर अदर केसेस में, अदर केस में कोई जरूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट कंट्रोल वाले हो तो आपको सिर्फ नेम एंड रिलेशनशिप, दैट्स इट, राइट? और फिर मैंने आपको बोला कि एक चीज ऐसी है जहां पे आपको डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ता है। डिस्क्लोजर कब नहीं देना पड़ेगा? विच इज अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ बिजनेस एंड इन सीएफएस इफ एनी ट्रांजैक्शंस आर बीइंग एलिमिनेटेड, इज द पॉइंट। पक्का डन हो गया? ये सेटिंग पवार डन हुआ क्या? ओके, 5 मिनट, 5 मिनट, आप लोग की पॉइंट्स नोट डाउन करो अभी, जल्दी जल्दी देखते ना आप खुद कितना बना सकते हो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को भी लिखना है 5 पॉइंट्स, यू हैव टू जॉट डाउन द पॉइंट्स। ये लिखना आ गया ना अभी आपको, तो ए सेटिंग सच में कवर हो गया पूरा। लेट मी चेक।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे ग्रुप पे फोटोज चाहिए। ग्रुप पे नहीं भेजोगे, पर्सनली भेजोगे तो भी चलेगा। There are transactions and there are no transactions. तो हुआ क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स फोटो नहीं है मेरे पास अब तक।
नॉर्मली वी सेट द प्राइसेस, ऐसा बोल दो आप। हाई लो जो भी वैल्यू रहेगी, whatever it is, may it be low, may it be high, or may it be at the market price, it hardly matters, you have to disclose. If you are a related party, you have to disclose. तो आपको इसके बेस पे क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने मार्केट प्राइस पे दिया है तो मैनेजर बोल रहा है हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे इट इज अगेंस्ट AS18, राइट। इफ यू आर अ रिलेटेड पार्टी यू हैव टू डिस्क्लोज। मिलेंगे अभी आपको क्वेश्चंस, आपको खुद पढ़ते से समझ में आना शुरू हो जाएंगे। बोलो। कंट्रोल और आर कंट्रोल्ड और आर अंडर कॉमन कंट्रोल। कंट्रोल है, यस, या फिर हम पर किसी का कंट्रोल है, या फिर हम कॉमनली कंट्रोल कर। पीडीसी, पीडीसी याद रखना, वो शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो आप, पीडीसी, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। बोलो 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 बोलो, आप मुझे बोलो। हाँ, अदर केसेस, इफ यू आर हैविंग अ डायरेक्ट कंट्रोल देन आल्सो आपको नेम एंड रिलेशनशिप बताना पड़ेगा। इन रेस्ट अदर केसेस देयर इज नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बिकॉज़ कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं था। ठीक है, बोलो, हो गया पूरा? ओके, क्वेश्चंस में आने से पहले एक बार फिर से फाइनल रिवीजन। नहीं नहीं, यस बोलो। नो डिस्क्लोजर में एक एथिक्स और इन CFS if the transactions are being eliminated। तो क्या होता है ना, हम एक ही चीज अगर 5-6 बार पढ़ते हैं ना, बाद में अगर वो कभी भी आया तो वो क्लिक होता है कि हमने पढ़ा है ये चीज, राइट। स्टार्ट करें। AS18 3 पॉइंट्स कौन से? मीनिंग, रिलेशनशिप एंड डिस्क्लोजर। पहले बात करते हैं मीनिंग वन पार्टी हैज कंट्रोल और पावर टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। अगर हम कंट्रोल की बात करें तो आपको कंट्रोल मिलता है 3 चीजों से, राइट। कोई भी एक चीज से आपको मिलेगा कंट्रोल। क्या था? वोटिंग पावर ऑफ 50% or more, power to compose the governing body of the enterprise, right, of the entity, and third, voting power of 20% or more, and the power to direct what the financial or operating matters, right। आगे बात करते हैं significant influence की, power of participation in what? In financial and or operational matters। power participation मिलेगा कैसे? अप्लाइंग एप्लीकेशन ऑफ लॉ, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया, एग्रीमेंट विद शेयर होल्डर, एंड थर्ड जनरली वोटिंग पावर ऑफ 20% और मोर। अगर ऐसा रहता है तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ऐसा माना जाता है, राइट। उसके बाद हम यस गिव रेफरेंस टू क्वेश्चन। यस भाग्यश, थैंक यू। उसके बाद आते हैं रिलेशनशिप में पैरा 3 ABCDE। ए में हम आते हैं, ए क्या था? एंटरप्राइज अदर देन इंडिविजुअल में वो हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल थ्रू सब्सिडी और आर कंट्रोल्ड और आर अंडर common control of the reporting entity। Second, 3B, associates and JVs and vice versa। 3C, individuals, that is shareholders plus their relatives। D, KMP कैसे बनता है? When they have the power and responsibility of PDC, planning, directing and control, right, plus उनके relatives। And E में क्या आएगा? Entities who have influence or control which are covered under 3C and 3D, right। अगर इनका भी किसी और पे इन्फ्लुएंस है तो वो भी रिलेटेड पार्टी है, राइट। और लास्ट में हमने आया डिस्क्लोजर मैंने आपको बताया देयर ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट एंड नो ट्रांजैक्शन। जब ट्रांजैक्शन होता है रिलेटेड पार्टी के साथ तो आपको 7 चीज डिनोट करनी पड़ती है। कौन सी? नेम एंड रिलेशनशिप, राइट। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम, एलिमेंट, मे इट बी नॉर्मल, मे इट बी एबनॉर्मल, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस एंड बैड डेट्स और एनी अदर डिस्काउंट, राइट। तो ये 7 चीज हमने नोट कर दी। अगर ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है तो फिर डायरेक्ट कंट्रोल वाले में सिर्फ आपको 2 चीज करनी पड़ेगी। क्या? नेम एंड रिलेशनशिप, और अदर केसेस मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहा तो नो क्या रहेगा? नो डिस्क्लोजर, राइट। और फिर मैंने कहा देयर इज नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड in 2 cases, right? 2 cases, if it is against the ethics of business, and second in CFS if the transactions are being eliminated, right? और फिर मैंने आपको बताया some of the parties are not related parties, वो होते हैं common agents, trade unions, providers of finance, customers, suppliers, right? ये सब हमारे क्या हैं? They are not the related parties just because
मेरा बार्गेनिंग पावर अच्छा है, मैंने आपसे बहुत सस्ते में चीज लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे रिलेटेड पार्टी बन गए। इट हैज, इसका मतलब होता है कि आई हैव अ ग्रेटर बार्गेनिंग पावर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसको रिलेटेड पार्टी नहीं बोलेगी, बिकॉज कस्टमर्स और जो सप्लायर्स रहते हैं नॉर्मली उनको रिलेटेड पार्टी नहीं कहा जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर? प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, बैंक ने हमें बहुत सारा लोन दिया है और वो हमारी बीओडी में आके बैठ गया, मीटिंग में आके बैठ गया बीओडी में, राइट? तो क्या उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा? द आंसर इज नो। Just because he is participating in the meeting does not mean उसका significant influence है, because he is just a provider of finance. He just want कि उसका पैसा सेफ है, उसको फर्क नहीं पड़ता है आप बिजनेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसका पैसा सेफ रहना चाहिए, इसलिए वो अटेंड कर रहा है। Is the point clear? He does not have any power to control or power to direct. Is the point clear? ये चीजें समझ में आ गई? यही था AS 18। चलिए कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? Identify the related parties in the following cases as per AS 18। वो क्या बोल रहा है? A holds 51% of B. A holds 51% of B. क्या A होल्डिंग है और B सब्सिडी? ओके। और B holds 51% of O। क्या अगर A होल्डिंग है, A होल्ड कर रहा है B को और B होल्ड कर रहा है O को, तो क्या अल्टीमेटली A और O भी रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे? यस, समझ में आ रहा है? ओके, तो A के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो बेटा, A के पॉइंट ऑफ व्यू से कहने से A बोलेगा भाई B भी मेरी सब्सिडी और O भी मेरी सब्सिडी, राइट? क्योंकि अगर B का पेरेंट कंपनी A है तो O का पेरेंट कंपनी B है, ऑब्वियसली दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट? ओके, आगे अगर B के पॉइंट में सोचो, B होल्ड्स 51% ऑफ O, राइट? और क्या A होल्डिंग है और क्या O सब्सिडरी है? मैंने वही लिखा, A इज द होल्डिंग कंपनी एंड O इज द सब्सिडरी कंपनी, इज द रिलेटेड पार्टी, राइट? अब O के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, कहने से O के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे। क्या ये दोनों होल्डिंग कंपनी कहलाएंगे? क्या ये दोनों होल्डिंग कंपनी कहलाएंगे? यस। अगर ए होल्ड करता है बी को और बी होल्ड करता है ओ को, तो ऑब्वियसली ओ जो है वो बोलेगा ए और बी दोनों ही मेरे होल्डिंग कंपनी। आर यू गेटिंग इसको? दोनों होल्डिंग है। और लास्ट पॉइंट अभी मैं रीड कर रहा हूं, जेड होल्ड्स 49% ऑफ ओ। 49% में आपको क्या मिलता है? कंट्रोल या सिग्निफिकेंट, राइट? तो हम एसोसिएट बोल सकते हैं, राइट? एसोसिएट्स बोल सकते हैं यहाँ पे। तो आपका सेकंड इन्फ्लुएंस रहेगा, मतलब यू आर द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को हम क्या बोल सकते हैं? एसोसिएट बोल सकते हैं, राइट? तो उन्होंने वर्ड इन्वेस्टर यूज किया है यहाँ पे, इन्वेस्टिंग पार्टी, या फिर हम इसको एसोसिएट बोल सकते हैं। ऑब्वियसली इज अ रिलेटेड पार्टी, 49% है, ही हैज द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। 20% ऑन मोर की बात होती है, राइट? और अगर हम जेड की बात करें, जेड, ऑब्वियसली ओ बिकम्स द, इज द पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये रिलेटेड पार्टी कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखते हैं, अब आप लोग आंसर्स खुद देना शुरू कर दो। मिस्टर राज, अ रिलेटिव ऑफ की मैनेजरल पर्सनल, की मैनेजरल पर्सनल का केएमपी का रिलेटिव था। रिलेटिव में कौन कौन आता है? स्पाउस, मदर, फादर, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर। तो ये राज कुछ ना कुछ तो रहा होगा इसका, राइट? Received a remuneration of 2,50,000 for his services in the company for the period from 1/4 to 36। 3 महीने में हमारे काम पे था मिस्टर राज, जो उसका रिलेटिव था, और उसको 2,50,000 हमने उसके सर्विस के लिए प्रोवाइड की। On 1/7 he left the service, और उसके बाद उसको वो निकल गया। Should the relative be identified as on the closing date on 31st March for the purpose of AS 18? Yes, क्योंकि कीवर्ड क्या था उसके अंदर? At any point of time during the reporting period was the keyword। समझ में आ रहा है? तो will you have to report this? The answer is yes, you need to report, because उसका मीनिंग आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मीनिंग क्या था? मीनिंग क्या था? मीनिंग क्या था? नॉर्मली अपना नॉर्मल मीनिंग क्या था AS 18 में? मीनिंग वन पार्टी हैज कंट्रोल और एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग पीरियड। यहाँ पे कीवर्ड उसे किसको पकड़ा? एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आया सबको? ये टेक्निकल क्वेश्चन पे बताइए। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन, सेकंड वाला सेम क्वेश्चन, रीड करो। X Limited sold goods to its associate company during first quarter. After that, related party relation ceased to be exist। उसके बाद एसोसिएट नहीं है। क्यों नहीं है? पैसा निकाल लिया होगा हमने, हमने जो पैसा उस कंपनी में लगाया था हमने वापस निकाल लिया, राइट? तो अब वो एसोसिएट नहीं है। However, goods were supplied to any other ordinary customer। जैसे हम नॉर्मली कस्टमर को देते हैं, मतलब नॉर्मल प्राइस। Decide whether transactions of the entire year have to be disclosed as related party। क्या पूरे साल भर के ट्रांजेक्शन आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे? यस और नो? कहना से फर्स्ट क्वार्टर में, तो अब इतना ही बोलेंगे कि फर्स्ट क्वार्टर में रिलेटेड पार्टी था, तो फर्स्ट क्वार्टर का ही सेल्स
आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? आपको क्लियर समझ में आ रहा है? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो पॉइंट पे था तो आपको पूरे साल का डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वो पीरियड का डिस्क्लोज करना है। इज द पॉइंट क्लियर? यस, थर्ड क्वेश्चन पे आइए। फोर्थ, एक मिनट, थर्ड हो गया, सॉरी, फोर्थ। Arohi Limited sold goods for 90 lakhs to Anya Limited during financial year 31st March 2021. The managing director of Arohi owns 100% of Anya Limited. क्या बोलता है? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आरोही, राइट? इसका जो एमडी है मतलब केएमपी, उसका 100% मतलब कहने से वो कंपनी उसकी है, राइट? वो जो केएमपी है वो उसके जो केएमपी है उसकी ही कंपनी, राइट? The sales were made to Anya Limited at normal selling price. Normal selling price पे दिया गया है, followed by Arohi Limited. The chief accountant of Arohi Limited contends that these sales need not be require a different treatment from the other sales made by the company, and hence no disclosure is required as per the accounting standard. आप कौन से A, B, C, D, E किस में बैठ रहे हो? E में बैठ रहे हो, बिकॉज आप ये KMP कहां पे आ गया? 3D में आया, राइट? और उनसे रिलेटेड अगर उनका इन्फ्लुएंस किसी और पे, उनका अगर कोई एंटिटी का रेफरेंस अगर उस पे है, इन्फ्लुएंस है, तो आप 3E में आते हो और वो हमारा रिलेटेड पार्टी है, तो आपको करना तो पड़ेगा। मे इट बी नॉर्मल, मे इट बी एबनॉर्मल, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैरा 3E का रेफरेंस देना जरूरी है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? चीजें समझ में आ रही है सब? सेम क्वेश्चन, ये 100% ऑफ गंगा, तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है, तो रिपीट क्वेश्चन छोड़ देना। बीओडी को रेम्यूनरेशन पे करना, क्या ये रिलेटेड पार्टी कहलाएगा? यस और नो? क्यों? बीओडी में कौन कौन आता है? क्या बीओडी में डब्ल्यूटीडी आता है? इज डब्ल्यूटीडी और केएमपी? अब जवाब आप दे सकते हो क्या? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। बीओडी में आ रहा है तो बीओडी में नॉन एग्जीक्यूटिव आते ही नहीं है ना नॉर्मली। वो बीओडी में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। क्या वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं। पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मतलब आप बोल रहे हो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी, और अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो रिलेटेड पार्टी है। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट पे डिस्कशन भी हुआ ना हमारा कि अगर मैं केएमपी को रेम्यूनरेशन पे कर रहा हूं तो क्या उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा? आंसर इज यस। समझ में आ रहा है? लास्ट सेंटेंस पढ़ो। राइट? अच्छा, आप इसके अंदर क्या रेफरेंस दोगे? केएमपी का डेफिनेशन दोगे। हु इज अ केएमपी? केएमपी कहां आता है सबसे पहले बताओ? कौन से पैरा में आ रहा है? पैरा 3D में। और केएमपी बनता कैसे? पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीडीसी। पीडीसी क्या है? तो अगर केएमपी हो तो आपको रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर है? तो ये चीजें आपको खुद मेंशन करनी पड़ेगी। पैरा 3D में आ रहा है कि 3D लिखा है कि उसने कहीं पर नहीं मेंशन किया है क्या? ठीक है, आप मेंशन कर देना। ओके, मिस्टर सुभाष कुमार is a managing director of A Limited and holds 72% capital of B Limited. सबसे पहले ये check online students, please check. बैटरी लो हो गई, सुबह से चालू है लेक्चर्स। ओके, तो अब बताइए, तो सबसे पहले ये जो ये वाला पॉइंट है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर वाला पॉइंट, आप कौन से पैरा में आ रहे हो?
MD कौन से पैरा में? 3D, और ये 72% आ गया तो किसमें आ रहे हो आप? 3E। क्या ये रिलेटेड पार्टी कहलाएगा? रिलेटेड पार्टी दोनों भी कहलाएंगे। तो आपको पैरा 3C सॉरी पैरा 3D और 3E का रेफरेंस देके खत्म कर देना है। समझ में आ रहा है सबको? ये दोनों पॉइंट्स हो गए हमारे। ये रिसीव्ड रेम्यूनरेशन उसके बाद छोड़ दिया उसने, क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा? यस। 50 lakhs टू एसोसिएट इन फर्स्ट क्वार्टर में सेल के बाद उसके बाद वो सीज हो गया, करना पड़ेगा? यस। कैसे करेंगे बता दो। पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ PDC, बस इतना ही मेंशन। क्या प्रॉब्लम है? अब है तो क्या करेंगे, बस करना है बस। और 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन को हार्डली 6 से 8 मिनट लगेंगे। ओके, प्लीज ध्यान दीजिए। अच्छा, पहले दूसरों से कुछ नया क्वेश्चन प्लीज। R Limited has a 60% voting right in S Limited, right? 60%, तो क्या ये होल्डिंग सब्सिडरी वाला रिलेशन है? एंड S Limited has 15% voting right in T Limited. सबसे पहले दो कंपनीज कौन से? RS कितना परसेंट है? 60%, और S का T में कितना है? 15%। समझ में आ रहा है? और R Limited directly enjoys voting right of 10% in T. कौन एंजॉय कर रहा है राइट? R T पे कितना परसेंट होल्ड कर रहा है? 10%। क्या 10% से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जा सकता है? नहीं। ओके, लेकिन ये तो हो गया डायरेक्ट कंट्रोल, राइट? क्या ये डायरेक्ट कंट्रोल हो गया? डायरेक्ट हो गया। और पैरा 3A क्या बोलता है आपको? 3A क्या था? 3A क्या था? क्या था? एंटरप्राइज अदर देन इंडिविजुअल, राइट? who have direct और indirect control through subsidiary। तो सब्सिडरी में चेक करते हैं 60 का 15% कितना होता है? तो 9% इनडायरेक्टली हो गया, तो टोटल मिला के कितना हो गया? अभी भी आप SI में आ रहे हो क्या? सिग्निफिकेंट डिफरेंस में नहीं आते। एंड देयरफॉर R and T are not related party। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ आ रहा है? अगर मैं R और T को चेक करूं तो R and T still are not related to each other। The only reason is significant influence बैठ नहीं रहा है वहां पे। समझ में आ रहा है? क्योंकि जनरली हमने वर्ड क्या यूज किया? जनरली 20% और मोर। यहाँ पे कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं बोला। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे मिलता है? जल्दी बताओ। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एप्लीकेशन ऑफ लॉ कहीं दिया नहीं सेंटेंस में। सेकंड क्या था? एग्रीमेंट में शेयर हुए भी नहीं है। तो तीसरा हमारे पास जनरली 20% बचता है, 19% आ रहा है। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली 19% आ रहा है। तो क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जा रहा है? द आंसर इज नो। तीनों चीजें नहीं बैठ रही है बेटा यहाँ पे। जब तीनों नहीं बैठ रही है तो आई कैन से R and T आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। इज द पॉइंट क्लियर? राइट? क्या लिखोगे क्वेश्चन में? इसके अंदर सॉल्यूशन क्या लिखोगे? R and S are related and S and T are not related। और फिर ये तो हो गया। 3A का रेफरेंस देना पड़ेगा। व्हाट इज 3A? एंटरप्राइज अदर देन इंडिविजुअल who have direct or indirect control through subsidiary। In the present scenario, right, R has a direct control of 10% on T and an indirect control through subsidiary of 9%, making a total of 19%। Still, it does not have any significant influence because significant influence कब आता है? 20% or more। तो ये लिखना पड़ेगा, right? Significant influence, we get a significant influence in a entity when we have a voting power of 20% or more। In the present scenario, we just have 19% and therefore we don't have any significant influence and therefore it is not a related party। क्या ये सेंटेंस आप लिख पाओगे बेटा? पक्का? Yes। 11th, SP Hotels Limited enters into an agreement with Mr. A for running its hotel for a fixed return payable to the latter every year। वो क्या बोल रहा है? SP Hotels जो है it enters into an agreement with Mr. A। Mr. A से वो एग्रीमेंट में आया, right? For running its hotel for a fixed return payable to the latter every year। और SP Hotels की जगह Mr. A की जगह है, Mr. A को भाड़ा मिलने वाला है, right? वो होटल्स भाड़ा देगा Mr. A को और उसने एग्रीमेंट करवा के लिए। The contract involves the day-to-day management of the hotel, while all financial and operating decisions are taken by the BOD of the company। Mr. A को हम भाड़ा दे रहे हैं और हमने एग्रीमेंट करवा के लिया, राइट? और उसको कोई राइट नहीं है यहाँ पे। ये जो फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं वो कौन ले रहा है? BOD ले रहा है। Mr. A does not own any voting power। उसके पास कोई वोटिंग पावर भी नहीं, राइट? Would he considered as the related party? क्योंकि एग्रीमेंट था तो क्या ये रिलेटेड पार्टी बन रहा है?
अच्छा, एक रिलेटेड पार्टी के लिए दो चीजें जरूरी है, कंट्रोल या तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कंट्रोल कब मिलता है? सोचो, आप ही डिफाइन करना शुरू करो। कंट्रोल कब मिलता है? 50% नहीं है। दूसरा, कंपोज, पावर टू कंपोज नहीं है। तीसरा, 20% और मोर, कुछ भी नहीं है, उसने क्लियर बोल दिया वोटिंग पावर है ही नहीं। फिर हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पे आ गए। इन्फ्लुएंस में 20% वाला तो कट गया, राइट? लॉ, एप्लीकेशन ऑफ लॉ, गवर्नमेंट भी नहीं बोल रहा है। थर्ड, एप्लीकेंट शोल्डर्स, वो भी नहीं बैठ रहा है, कोई डेफिनेशन भी नहीं बैठ रहा है। आप जस्ट आपने एग्रीमेंट किया है कि भाई मैं आपको भाड़ा दूंगा टाइम पे, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, फिर अगर उसकी इच्छा होती है तो होटल पे आके बैठ जाते हैं काउंटर पे, समझ में आ रहा है? जस्ट वो ऐसे भाई मैं जगह मेरी है, मैं आके बैठूंगा, ऐसे आके बैठ गया, तो क्या उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है क्या इसके ऊपर? नहीं। समझ में आ रहा है क्या? एंड देयरफॉर इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी। डिफाइन क्या करो तब तो रिलेटेड पार्टी का मीनिंग दे दोगे आप। मीनिंग में क्या आएगा आपको मालूम है? पूरा लिखेंगे। कंट्रोल का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का नहीं बता रहा हूँ पूरा लेकिन अब आपको लर्न हो गया, राइट? लर्न हो गया ना? यस। तो यू हैव टू गिव द मीनिंग and therefore he is not a related party, क्योंकि आप वहां पे क्लियर लिखोगे he does not have any control and does not have any significant influence, therefore he cannot be termed as related party. Is the point clear? A Limited has two associates, B and C, and owns 25% of the voting power of B and 30% of the voting power of C. क्या बोल रहा है वो? A के दो एसोसिएट्स है। A जो है B में कितना होल्ड कर रहा है? 25%, और C में कितना होल्ड कर रहा है? C में 30% होल्ड कर रहा है। अब मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, क्या A B से और A C से रिलेटेड है? यस, क्योंकि वो क्या एसोसिएट्स में आ रहा है, राइट? लेकिन क्या B और C एक दूसरे से रिलेट कर रहा है? क्या B और C का आपस में कोई रिलेशन? बेटा अंडर कॉमन कंट्रोल तो A दोनों को कंट्रोल करेगा, A का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दोनों पे। क्या B और C का एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस है क्या? नहीं। तो ये केस में B एंड C डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर। अंडर कॉमन कंट्रोल का मतलब होता है कि A कैन कंट्रोल टू। अब मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी बात बताइए, अगर मैं B और C, A को एक सेकंड साइड कर दो, फिर B और C को चेक करो, क्या B C से कोई भी एंगल से रिलेट कर रहा है क्या? तो B और C का आपस का रिलेटेड पार्टी नहीं कहना है। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पढ़ा तो मैंने आपको ये सेंटेंस दे दिया। चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या है। Would B Limited be considered as related party for the purpose of financing C Limited? अच्छा, वही पूछा उसने। तो रिलेटेड पार्टी है या नहीं है? द आंसर इज नो, राइट? अगेन इसका मीनिंग दोगे आप, मीनिंग दोगे और आपका आंसर आएगा। सिर्फ मीनिंग लिख दोगे तो भी काफी है। समझ में आ रहा है सबको? ये सब कुछ याद है आपको? 3C में क्या था? इंडिविजुअल। 3A में क्या था? एंटरप्राइज। B में क्या था? जॉइंट वेंचर एसोसिएट्स। D, E entities which are significant influence, right, which are covered in 3C and 3D. अच्छा, ये वाला हो गया अपना ऑलरेडी। रनिंग अ बिजनेस, वो अभी भाड़े वाला एग्रीमेंट नहीं, नॉट रिलेटेड पार्टी। श्री भानु और रिलेटिव ऑफ की मैरिजल पर्सनल रिसीव रेमुनरेशन, ये भी हो गया अपना, बीच में छोड़ दिया उसने, राइट? तो क्या वो 3 महीने रिपोर्ट करना पड़ेगा? जो भी, यस, करना पड़ेगा। कॉमन क्वेश्चंस आ गए। ओके। ओमेगा बैंक लिमिटेड होल्ड्स 25% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ बी लिमिटेड। तो इसने क्लियर बोल दिया यहाँ पे क्या है। जैसे कि ये वर्ड आ गया, एक चीज आप कनेक्ट कर पा रहे हो, कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, किस में बैठ रहा है? इन्फ्लुएंस बैठ रहा है, राइट? अच्छा, थोड़ी देर के लिए ये सेंटेंस हटा दो। बैंक ने मुझे लोन दिया। अगर बैंक मुझे लोन देता है, लोन एज अ लोन, नॉट वोटिंग पावर, लोन देता है, तो विल ही बी टर्म्ड एज रिलेटेड पार्टी? लेकिन उसने लोन दिया तो एग्रीमेंट करके लिया कि मैं आपकी हर मीटिंग में आके बैठूंगा, फिर भी नहीं, क्योंकि ही इज जस्ट अ प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, राइट? बट नाउ इन दिस सिनेरियो इज ही होल्डिंग द वोटिंग पावर? अगर वोटिंग पावर है तो डज ही हैव द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? यस। तो विल ही बी टर्म्ड एज रिलेटेड पार्टी? द आंसर इज यस। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? पक्का? तो मैं रीड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। ओमेगा बैंक लिमिटेड होल्ड्स 25% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ बी लिमिटेड। तो ये सेंटेंस से प्रूव हो गया कि ये रिलेटेड पार्टी है। Omega Limited also provides finance by way of loan to B Limited at market rates of interest. और although voting power है, लेकिन जो मार्केट में भाव चले उससे उसने लोन दिया, right? On account of which Omega Bank Limited would have the power to nominate one person to the board of directors of B Limited. और ये लोन की वजह से, ये लोन देने की वजह से उसके बाद एक पावर आ गया कि वो BOD में एक बंदा अपॉइंट कर सकता है।
any major transactions proposed to be entered into B Limited would need the consent of Omega Limited. ओमेगा बैंक अगर कुछ चेंज करना है तो ओमेगा बैंक का रेफरेंस लगेगा, बैंक को बोल के देना पड़ेगा भाई करूं क्या मैं ये, राइट. Would Omega Bank Limited be considered as related party? क्यों? Is just because he gave me the loan? No, because he has the voting power. दोनों रेफरेंस देने पड़ेंगे. दोनों रेफरेंस क्या देने पड़ेंगे? He has the voting power and therefore he has the significant influence. मतलब आपको पूरा डेफिनेशन देना पड़ेगा, मीनिंग पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, राइट. और फिर प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस का वर्ड देना पड़ेगा वहां पे. He is a related party not because he is just a provider of finance. He is the related party because he has the significant influence in the in which limited? In B Limited. Is the point clear? दोनों रेफरेंस देने पड़ेंगे. मैं उसको रिलेटेड पार्टी प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस है इसलिए नहीं बोल रहा हूं, उसका वोटिंग पावर है इसलिए उसको बोल रहा हूं. Is the point clear? Yes. And the last question. क्या बोल रहे हैं? नहीं, जरूरत नहीं. कंट्रोल ओवर बीओडी का नहीं रहेगा. कंट्रोल ओवर बीओडी का कब रहता है बेटा कि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, मैंने आपको लोन नहीं दिया, ये प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस है, मैंने लोन नहीं दिया, बट स्टिल आई हैव द पावर टू कंट्रोल बीओडी, पावर टू कंपोज, राइट. तो ये कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं उसको पावर टू कंपोज है. ओके, 15 लास्ट पॉइंट. इन रेस्पेक्ट ऑफ की सप्लायर हु इज डिपेंडेंट ऑन द कंपनी फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. एक सप्लायर है मेरा, राइट, और वो सिर्फ मुझे ही सप्लाई करता है. अगर मैंने उसको मना कर दिया मत बेच तो शायद वो बंद हो जाएगा. Who is dependent completely dependent upon the company for its existence. वो जो सप्लाई करता है वो सिर्फ मुझे ही सप्लाई करता है और कोई इसको बेचता ही नहीं है, मतलब और कोई कस्टमर है ही नहीं उसके पास. जो भी इकलौता मैं ही कस्टमर हूं उसका. समझ में आ रहा है? और वो पूरी तरह मेरे पे ही रिलाय कर रहा है, पूरी तरह मुझ पे रिलाय कर रहा है. एंड द कंपनी एंजॉयज इन्फ्लुएंस ओवर द प्राइस ऑफ इट्स सप्लायर. तो मैंने सप्लायर को बोल दिया भाई देख मैं ये रेट में लेने वाला हूं, देगा क्या? अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो दे रहा है मुझे सस्ते में, राइट. वो मुझे सस्ते में दे रहा है तो मैंने उसको पूरा इन्फ्लुएंस रखा मेरे प्राइस पे. जो प्राइस बोलूंगा वही प्राइस देना पड़ेगा, तू तेरे हिसाब से नहीं देगा. उसने ठीक है सर, ओके, जो आप बोलोगे वही, जो आप बोलोगे वो प्राइस, राइट. which may be formally which may not be formally demonstrable. Can the supplier of the company be termed as related party? क्यों? He is just a supplier, right? That means यहाँ पे bargaining power आ रहा है. We have the bargaining power. He does not have any control. He does not have any significant influence. It's just we have the bargaining power, right? It does not mean that he is the related party. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? पक्का? क्या आप सारे क्वेश्चंस खुद से एनालाइज कर पाए बेटा? शायद सिर्फ वो एक क्वेश्चन 19 वाले पर्सन में मैंने थोड़ा आपको डायग्राम ड्रॉ किया तो आपको समझ में आया. और वो ए बी और ए सी याद आ रहा है? ए बी और ए सी. ए ने बी में होल्ड किया 25 और इसमें सी में 30 किया, लेकिन बी और सी आपस में कंट्रोल नहीं रखते हैं, देयरफॉर दे आर नॉट रिलेटेड पार्टी. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी आर एबल टू आंसर विद ओनली द 3 पॉइंट्स व्हिच यू हैव लर्न स्टार्टिंग में. 3 पॉइंट्स लर्न हो गए आपको, राइट. नेक्स्ट सेशन में ना जब मैं स्टार्ट करूंगा मैं पहले ये क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, ठीक है? कब करें इसको? ओके, विल स्टॉप फॉर टुडे.